ने कुछ चीज़ों को या इन्वेस्टिगेशंस को हैंडल किया, जिसमें सबसे बड़ा था सुशांत सिंह राजपूत का। वो खुद मीडिया में उस बारे में बात करते थे गृह मंत्री होने के नाते। आपके सुपरविजन में वो केस चल रहा था। उनका कहना उस समय यह था कि दबाव इन्वेस्टिगेशन पे इस तरह लाया जा रहा था कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पुलिस के चरणों में गिरे और फिर पुलिस या आप उसका इस्तेमाल करके अपने संबंध बनाए बॉलीवुड इंडस्ट्री से, या एक तरह से उनसे अपना एक कनेक्शन जोड़ पाए, इसीलिए आप फॉल्स प्रेशर ला रहे थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत के केस में, ऐसा आप पर आरोप है। मुझे लगता है श्री अनिल देशमुख को विशेष इंटरेस्ट है फिल्म इंडस्ट्री में। पक्का नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है एक समय वो भी शायद एक फिल्मी हीरो बनना चाहते थे। लेकिन इस केस में अवश्य बार बार कहते थे कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को बुलाया जाए, ताकि थोड़ा तो उनको पता लगना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे फेस किया जाता है। लोग उनके पास दौड़ कर आएंगे, उनके पास सिफारिश लेके आएंगे, और वो अपनी इन्फ्लुएंस जो फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ाना चाह रहे थे, उसमें चाहते थे कि इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री में वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें। लेकिन आपने कुछ लोगों को बुलाया, तो क्या वो उस प्रेशर में आपने बुलाया या वो क्योंकि कुछ लोग तो आए थे, करण जौहर आए थे, संजय लीला बंसाली आए थे, सबसे इन्वेस्टिगेशन हुआ था वो, तो क्या वो उनका प्रेशर था? नहीं, ये जो नाम हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे रिकॉर्ड पे आए थे, ऐसे 2-3 लोगों को अवश्य बुलाया गया था। और आई थिंक कौन से, शायद एक रिटायर्ड डायरेक्टर थे, शायद शेखर कपूर या किसने एक ट्वीट की थी श्री सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे प्रेशराइज किया था। उसके संबंध में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता, कुछ लोगों को बुलाया था। लेकिन श्री अनिल देशमुख ये बार बार अवश्य बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जाए, प्रेशराइज किया जाए, ताकि लोग दौड़कर उनके पास जाएं, उनकी शरण में जाएं। और उनको मैंने कहा कि कुछ विशेष इंटरेस्ट था फिल्म इंडस्ट्री में, वो शायद पूरा नहीं हो पाया। और एंटीलिया केस को लेकर भी आप पे सवाल उठाते हैं लगातार, आपके या सचिन वाजे जो आपको रिपोर्ट करते थे उसको लेकर सवाल उठाते हैं कि सब जो हो रहा था वो आपके कहने पे ही हो रहा था, ऐसा भी आप पर आरोप है। तो मैंने कहा नहीं है, उनके उनकी मनगढ़ंत जो कहानी है, मैं उसके बारे में पहले ही कह चुका हूं कि और ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहूंगा। इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो चुका है। स्टेट मशीनरी जो स्टेट की एटीएस है उनके नीचे आती थी, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया है, नेशनल एजेंसी ने भी इन्वेस्टिगेट किया है। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा। लेकिन जो ये कि मानसिक संतुलन कुछ खो बैठे हैं, किस कारण से खो बैठे हैं, एंड अचानक 3 साल बाद इनके दिमाग में एक से फितूर पैदा हुआ है और मेरे को घसीटने की कोशिश की गई। मैं इन चीजों से दूर रहा हमेशा। मैं कभी इस कंट्रोवर्सी में मेरे खिलाफ कई बार बोला, मैं दूर रहने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने इतना गंभीर आरोप कर दिया तो मुझे भी लगा कि मुझे आके अपना पक्ष रखना चाहिए, और मेरी क्या जानकारी है और मैं क्या समझ रहा हूं वो मैंने सामने रखा, खुलकर रखा। और मैं तो आज फिर दोहराता हूं कि अगर मैं कुछ भी झूठ कह रहा हूं, मैं मेरा खुद नार्को कराने को तैयार हूं। लेकिन जो ये अनिल देशमुख और उनके सुपुत्र श्री सलिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी मेरे साथ आकर नार्को करने दीजिए। एक ही दिन चल के तीनों नार्को करेंगे, ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। आज भी मैं इस चैलेंज पर अडिग हूं, और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी अगर वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार है, मैं नार्को उनके साथ जाकर करने को तैयार हूं। मेरा आखिरी सवाल, आपने पिछली बार जब फोनो इंटरव्यू हुआ था तब कहा था कि 10% ही मैं अब तक बोला हूं, तो आज क्या वो परसेंटेज बढ़ा है? जब आपने जो खुलासे किए हैं 20-30, बाकी परसेंटेज कितने हैं? कब आएगा सामने, कैसे आएगा सामने? देखिए, मैंने ये कहा था कि जो सामने आया है अभी तक वो 10-20% है। कांड इनके बहुत बड़े बड़े हैं, बाकी कांड कब आएंगे मैं लाऊंगा, मैं माध्यम होऊंगा वो कांड सामने लाने का, ये कोई और होगा, वो समय बताएगा। लेकिन कांड तो इन्होंने बहुत बड़े किए हैं, बहुत अन्याय किए हैं, लोगों से पैसे वसूल किए हैं, और बहुतों की तो पैसे वसूल करने के बाद पोस्टिंग भी नहीं की गई, लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। और मुझे लगता है कुछ अधिकारियों ने अब बोलना शुरू कर दिया है, और मैं खुश होऊंगा। अच्छा होगा कि बाकी अधिकारी जिन पे अन्याय हुआ वो भी थोड़ी हिम्मत दिखाकर सामने आए, और जो उनके साथ इन लोगों ने किया है वो अथॉरिटीज के सामने, प्रेस के सामने, पब्लिक के सामने इनका असली चेहरा लाया जाए, जो है असली चेहरा अभी तक छुपा कर रखा हुआ था। और नार्को टेस्ट करवा लें, अगर इनोसेंट है तो नार्को टेस्ट करवा लें। मैं तो कहता हूं इनोसेंट हूं, मैं नार्को के लिए तैयार हूं, लेकिन इनके साथ नार्को कराऊंगा।
आप कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए के टर्न टारगेट था, उनको दिया गया था, वो सिर्फ वसूली का था, पोस्टिंग का था। अच्छा, बाकी क्या क्या था फिर? आप अब पूरा अगर आपके पास है जाएंगे तो बताइए क्या पोस्टिंग्स के आप आरोप लगा रहे हैं? मुंबई सिटी का टारगेट मुझे बताया गया था 100 करोड़ है, बाकी पूरे डिपार्टमेंट का टारगेट इनका कितने 100 करोड़ था, कई 100 करोड़ में था, ये तो अवश्य था। कितना था उसके बारे में स्पेकुलेट करना नहीं चाहूंगा, जानकारी। आप बातें आपने कोर्ट के सामने, एजेंसी के सामने रखी है, उनका क्या है उस पर रूल? तो जो मेरे पास एविडेंस थी, मैंने बताया मेरे पास आज भी पत्र हैं इनके हैंड रिटन, जहां पे इनके नोट्स हैं, जिनके रिमार्क्स हैं, वो पत्र आज भी मेरे पास है। मैं किसी दिन मीडिया के साथ भी शेअर कर दूंगा अवश्य। चलिए, धन्यवाद परमवीर जी हमसे बात करने तर आपण ऐकलं माजी पोलीस आयुक्त मुंबईचे परमवीर सिंग इथं आपल्याशी बोलताना त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत, जे पहिल्यांदा ते करतायत. त्यांचं असं म्हणणं आहे की फक्त टार्गेट ते वसुलीचं नव्हतं, तर त्यांच्यावर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस करण्याचेही आरोप दाखल करण्याचेही दबाव होता, पण त्याला त्यांनी नाही केलं, ज्यामध्ये त्यांनी स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव घेतलं की एका ULC केसमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करा, अशा प्रकारचा आदेश होता, दबाव होता. याशिवाय आणखी भाजपचे नेत्यांची नावं त्यांनी घेतलेली आहेत, काही ॲडव्होकेट्सचा संदर्भ आहे, अनिल गोटेचा संदर्भ आहे. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी, जयंत पाटीलचा संदर्भ आहे, ज्यामध्ये ते म्हणतात की जयंत पाटलांनीही आपल्या पदाचा वापर करून त्यांच्यावर दबाव आणला होता. म्हणून हे तथ्य आहेत. काही व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा उल्लेख ते करतात, जे वेळ आल्यास ते समोर आणतील. मात्र खूप मोठा गौप्यस्फोट त्यांनी केलेला आहे. यावरती आता या सगळ्यांचं काय म्हणणं आहे ते पाहणंही महत्त्वाचं असेल. आणि परमबीर सिंग हे सगळे व्हिडिओ एव्हिडन्स समोर कधी आणतात, कोणासमोर आणतात, पत्र कधी आणतात, हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे. म्हणून हे प्रकरण ते थांबणार नाही, यापुढेही हे जात राहील. कारण जोपर्यंत दूध का दूध पाणी का पाणी नाही होत, तोपर्यंत हे प्रकरण मला तर इथे थांबताना दिसत नाहीये. कॅमेरामॅन दीपेश महाजनसह गणेश ठाकूर, ABP माझा, मुंबई. तर महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आता वेळ झालेली एका छोट्याशा ब्रेकची. कुठेही जाऊ नका.